एक समझदार पुरुष वो नहीं होता जो सिर्फ महिला की सुंदरता को पहचान ले, बल्कि वो होता है जो उसकी कमजोरियों को समझकर अपने जीवन और रिश्तों को मजबूत बना ले। क्योंकि सच्चाई ये है, जिंदगी में जीतने के लिए सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं, समझदार होना जरूरी है। आज हम बात करेंगे महिलाओं की कमजोरियों की, जो हर पुरुष को जाननी चाहिए। ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनाने के लिए है, ताकि आप रिश्तों में बिना उलझे खुद को और सामने वाले को सही तरह समझ सकें। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, किसी को समझना उस पर जीत पाने से बड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। एक भावनाओं का रोलर कोस्टर। मानव स्वभाव में भावनाएं उतार चढ़ाव करती हैं, लेकिन कई महिलाओं में यह बदलाव और भी ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। सुबह उठते ही वो खुश और एनर्जेटिक हो सकती हैं, दोपहर में अचानक थोड़ी उदास या बेचैन महसूस कर सकती हैं, शाम को किसी छोटी सी बात पर गुस्सा कर सकती हैं और फिर रात में हंसते हुए पुरानी बातें करने लग सकती हैं। ये सिर्फ कोई रहस्यमय आदत नहीं है, बल्कि उनकी बायोलॉजिकल और हार्मोनल नेचर का हिस्सा है। शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव, सामाजिक दबाव और दिन भर का मानसिक तनाव, इन सभी का सीधा असर उनके मूड पर पड़ता है। समस्या तब होती है जब पुरुष इस बदलाव को अपनी गलती समझने लगता है। वो सोचता है, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा। यहीं से अनावश्यक तनाव शुरू हो जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें एक अलग नजरिया देता है। महान दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, आपका नियंत्रण सिर्फ आपके विचारों पर है, दूसरों के मूड पर नहीं। इसका मतलब साफ है, महिला का मूड बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपका काम है खुद को भावनात्मक रूप से स्थिर रखना। जब आप स्थिर रहेंगे तो महिला को भी एक सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल मिलेगा, क्योंकि मूड स्विंग के समय वो खुद भी अपने भीतर उलझी होती हैं और ऐसे में एक स्थिर व्यक्ति उनके लिए सहारा बन सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मूड स्विंग का सीधा असर निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर एक ही स्थिति के बारे में अलग निर्णय ले सकता है। महिलाएं भी कभी कभी मूड के आधार पर ऐसे फैसले ले लेती हैं जो उनकी सामान्य सोच से मेल नहीं खाते और बाद में उन्हें पछतावा होता है। अगर आपकी पार्टनर अचानक चिड़चिड़ी हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे थोड़ी स्पेस दें, उसका मूड समझें और शांत होकर सुनें। हो सकता है कुछ ही देर में वो खुद आपको बताने लगे कि क्या हुआ। आपका शांत रहना उसे यह एहसास दिलाएगा कि आप सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बल्कि उसके मुश्किल पलों में भी उसके साथ हैं। और यही चीज आपको उसकी नजरों में एक स्थिर, मजबूत और भरोसेमंद इंसान बना देती है। दो मान्यता की चाह। हर इंसान के भीतर यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि लोग उसे देखें, समझें और सराहें। यह हमारी सामाजिक प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन कुछ महिलाओं में यह चाह और भी गहरी होती है। उनके लिए दूसरों से मिलने वाली स्वीकृति, वैलिडेशन, सिर्फ अच्छा महसूस करने का जरिया नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्ममूल्य बनाए रखने का एक प्रमुख साधन बन जाता है। इस चाह का रूप कई तरह से दिख सकता है। सोशल मीडिया पर नए नए फोटो पोस्ट करना और लाइक्स गिनना, पार्टनर से बार बार सुनना, तुम बहुत खूबसूरत हो, या दोस्तों से यह उम्मीद करना कि वे हर नए काम पर तारीफ करें। अगर यह चाह पूरी होती है तो उनका मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर यह कमी रह जाए तो वे असुरक्षा, इनसिक्योरिटी या उदासी महसूस कर सकती हैं। और यहीं से पुरुष को इस पैटर्न को समझना जरूरी है। स्टोइक दृष्टिकोण इस चाह पर एक गहरी सीख देता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरों की राय सिर्फ हवा है और हवा का काम है बदलना। इसका मतलब यह है कि बाहरी मान्यता अस्थायी है। आज सब आपकी तारीफ करेंगे, कल वही लोग चुप रह सकते हैं या आलोचना भी कर सकते हैं। अगर आपका आत्म मूल्य सिर्फ बाहरी राय पर आधारित है तो आप हर समय अस्थिर रहेंगे। पुरुष के लिए सीख यह है कि महिला की मान्यता की जरूरत को पूरी तरह नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह उसके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन खुद उस पर निर्भर भी ना हो। आपका आत्मविश्वास उसके मूड से तय नहीं होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कहता है कि बार बार वैलिडेशन की चाह अक्सर आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट या बचपन में पर्याप्त भावनात्मक प्रोत्साहन न मिलने से आती है। जब किसी को बार बार यह महसूस होता है कि मेरी कीमत तभी है जब लोग मुझे पसंद करते हैं, तो यह एक आदत बन जाती है। पुरुष अगर इस पैटर्न को पहचान ले तो वह सही समय पर प्रोत्साहन देकर महिला का आत्मविश्वास बढ़ा सकता है और धीरे धीरे उसे बाहरी राय पर निर्भरता से आंतरिक आत्म स्वीकृति
सेल्फ एक्सेप्टेंस की ओर ले जा सकता है। मान लीजिए आपकी पार्टनर आपसे पूछती है, मैं आज कैसी लग रही हूं? इसे हल्के में ना लें और न ही सिर्फ औपचारिक अच्छी लग रही हो कहकर टाल दें, बल्कि ईमानदारी से देखें और जो सच में आपको अच्छा लगे उसकी तारीफ करें। साथ ही कोशिश करें कि हर बार सिर्फ बाहरी सुंदरता की नहीं, बल्कि उसके गुणों, मेहनत, बुद्धिमत्ता और व्यवहार की भी सराहना करें। जैसे आप कह सकते हैं, आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस और एनर्जी कमाल की है, तुम्हारे बोलने का तरीका वाकई असरदार है। इस तरह की तारीफ उसे महसूस कराएगी कि उसकी अहमियत सिर्फ उसके लुक्स में नहीं, बल्कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी में है। महिला की मान्यता की चाह को समझना और सही समय पर उसे पूरा करना रिश्ते में नजदीकी और भरोसा बढ़ाता है। लेकिन पुरुष को भी यह याद रखना चाहिए कि उसकी अपनी भावनात्मक स्थिरता दूसरों की राय पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब दोनों अपनी आंतरिक ताकत से मजबूत होंगे तभी रिश्ता लंबे समय तक संतुलित और खुशहाल रहेगा। 3. ओवरथिंकिंग और शंका। ओवरथिंकिंग यानी किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना। यह एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन कई महिलाओं में यह आदत और भी गहरी होती है। छोटी सी घटना, एक वाक्य, एक नजर, ये चीजें उनके दिमाग में घंटों, कभी कभी दिनों तक घूम सकती हैं। मान लीजिए आपने किसी मैसेज का रिप्लाई थोड़ा देर से किया, तो वह सोच सकती हैं, क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? या फिर किसी मीटिंग में आपका चुप रहना उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप किसी परेशानी में हैं या उनसे दूरी बना रहे हैं। कभी कभी तो वो अपने दिमाग में पूरी की पूरी कहानी बना लेती हैं, जो असलियत से बिल्कुल अलग होती है। और यही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा खतरा है। यह सच और कल्पना की सीमा को धुंधला कर देता है। स्टोइक दृष्टिकोण इस समस्या के मूल में जाकर समाधान देता है। महान दार्शनिक सेनेका ने कहा था, हमारी परेशानियां अक्सर असलियत से नहीं, बल्कि हमारे विचारों से पैदा होती हैं। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर तनाव का कारण खुद घटना नहीं, बल्कि उस घटना के बारे में हमारी व्याख्या होती है। पुरुष के लिए यहां सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पारदर्शिता बनाए रखना। जब आपके शब्द और आपके इरादे स्पष्ट होंगे तो गलत फहमी की संभावना कम हो जाएगी। आप जितना खुलकर अपनी भावनाएं और इरादे व्यक्त करेंगे, वो उतना ही कम ओवरथिंक करेंगी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ओवरथिंकिंग के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पिछले नकारात्मक अनुभव जैसे धोखा, अस्वीकृति या भावनात्मक चोट, असुरक्षा, मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूं जैसी भावना, अति विश्लेषण की आदत, हर चीज का अर्थ निकालने की कोशिश। अगर महिला को रिश्ता सुरक्षित लगे और यह भरोसा हो कि आप उसकी ईमानदारी से परवाह करते हैं, तो समय के साथ ओवरथिंकिंग की तीव्रता कम हो सकती है। मान लीजिए आपकी पार्टनर अचानक किसी बात पर शक जता रही है, तुमने कल रात मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ऐसे में गुस्सा करने या टालने की बजाय शांत और धैर्यपूर्ण तरीके से स्थिति समझाएं। जैसे, कल मीटिंग देर तक चली, फिर मैं थक कर सो गया। देखो, यह चैट और मीटिंग टाइम स्टैम्प है। यह सिर्फ बहाना देने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रमाणित पारदर्शिता दिखाने के लिए है। जब वह देखेगी कि आप सच छिपाने की बजाय खुलकर बता रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगेगा। इसके साथ जब वह अपने डर और शक के बारे में बताए, तो बीच में टोकने या आलोचना करने से बचें। बस सुने, समझें और आश्वासन दें। यह आश्वासन उसके दिमाग को यह संकेत देगा, मैं सुरक्षित हूं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। ओवरथिंकिंग और शंका को खत्म करना आसान नहीं, लेकिन इसे संभाला जा सकता है। इसके लिए पुरुष को ईमानदारी, धैर्य और स्पष्टता की आदत डालनी होगी। जब रिश्ते में भरोसा गहरा होगा, तो कल्पना की कहानियां धीरे धीरे हकीकत की रोशनी में खत्म हो जाएंगी। 4. तुलना करने की आदत। आज के समय में तुलना करना पहले से कहीं आसान हो गया है। बस एक सोशल मीडिया स्क्रॉल और हम दर्जनों तस्वीरें देख लेते हैं। किसी की चमकदार सेल्फी, किसी का लग्जरी वेकेशन या किसी कपल का परफेक्ट रिलेशनशिप पोस्ट। कई महिलाओं के लिए ये तस्वीरें सिर्फ देखने की चीज नहीं रहती, बल्कि एक आंतरिक तुलना का कारण बन जाती हैं। उसकी त्वचा कितनी चमकदार है, उसके पास कितने अच्छे कपड़े हैं, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कितना महंगा गिफ्ट दिया। ऐसे विचार अनजाने में मन में जगह बना लेते हैं। तुलना का सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम दूसरों की हाईलाइट रील देख रहे होते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के पर्दे के पीछे के सीन से तुलना कर रहे होते हैं। यानी हम उनका सबसे अच्छा अपने सबसे सामान्य से तोल रहे होते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण यहां गहरी सीख देता है।
एपिक्टेटस ने कहा था, अगर आप तुलना करना बंद कर दें तो आपको अपनी जिंदगी में संतोष मिलेगा। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि हमारा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी प्रतिक्रिया। दूसरों की उपलब्धियां, उनकी सुंदरता या उनकी संपत्ति हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। उन पर ऊर्जा खर्च करना सिर्फ हमारी शांति को नष्ट करता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कहता है कि लगातार तुलना करना आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम को नुकसान पहुंचाता है। यह हमें लगातार एक मैं पर्याप्त नहीं हूं वाली सोच में फंसा देता है। इससे न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन बल्कि रिश्तों में भी अनावश्यक दबाव आता है, क्योंकि जब महिला महसूस करती है कि बाकी सबके रिश्ते उससे बेहतर हैं तो वह अनजाने में अपने पार्टनर से अवास्तविक उम्मीदें रखने लगती है। पुरुष के लिए चुनौती और समाधान। अगर आपकी पार्टनर बार बार तुलना कर रही है तो उसे डांटने या यह कहने से बचें कि बस सोचना बंद करो। इसके बजाय धीरे धीरे उसका फोकस दूसरों से हटाकर खुद की प्रगति पर लाने की कोशिश करें। मान लीजिए वह कहती है, देखो उनकी एनिवर्सरी कितनी ग्रैंड थी, हमारी तो बिल्कुल सिंपल रही। ऐसे में रक्षात्मक होने की बजाय कहें, हाँ उनकी अपनी पसंद होगी, लेकिन हमारे लिए जो पल खास हैं वो पैसों या दिखावे से नहीं मापे जा सकते। मुझे वो शाम याद है जब हम बस चाय पी रहे थे और घंटों बातें कर रहे थे। वो मेरे लिए किसी पार्टी से कम नहीं। इसके अलावा उसे यह याद दिलाते रहें कि हर इंसान का सफर अलग होता है। जो आपके पास है वो भी किसी और के लिए सपना हो सकता है। यह सोच तुलना की जगह आभार, ग्रेटिट्यूड को लाएगी, और आभार हमेशा संतोष की ओर ले जाता है। तुलना एक जाल है जो हमें अपनी असली ताकत और खुशियों से दूर ले जाता है। अगर पुरुष धैर्य, समझ और सही शब्दों का इस्तेमाल करे तो वह अपनी पार्टनर को इस जाल से बाहर निकाल सकता है और उसे यह महसूस करा सकता है कि उसकी जिंदगी, उसकी कहानी और उसका रिश्ता अद्वितीय है और सबसे कीमती भी। 5 गुस्से में जल्दी बोल देना। गुस्सा इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन कई महिलाओं के लिए यह पल भर में प्रतिक्रिया देने का कारण बन जाता है। कभी छोटी सी बात पर, कभी किसी पुराने जख्म के याद आने पर, कभी बस थकान और तनाव की वजह से। ऐसे में वह ऐसी बातें कह देती हैं जो उनके दिल की सच्चाई नहीं होती। ये पल भर का आवेश होता है, लेकिन असर लंबे समय तक रह सकता है। गुस्से में निकले शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार छूट जाएं तो वापस नहीं आते। चाहे बाद में माफी भी मांग ली जाए, लेकिन सुनने वाले के दिल पर जो निशान पड़ते हैं वो आसानी से मिटते नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर आप क्रोध में हैं तो बोलने से पहले 3 बार सांस लें। स्टोइक दर्शन यह सिखाता है कि गुस्सा आने पर प्रतिक्रिया को विलंबित करना हमारे आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी ताकत है। जब महिला भावनाओं में बहकर बोल रही हो तो पुरुष के लिए यह समय खुद को स्थिर और शांत रखने का होता है, क्योंकि अगर दोनों तरफ से गर्मी बढ़ गई तो बातचीत लड़ाई में और लड़ाई दूरी में बदल जाएगी। गुस्सा कई बार एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। यह असुरक्षा, चोट या डर को छुपाने के लिए आता है। कई महिलाएं यह महसूस नहीं कर पाती कि उनका असली इमोशन गुस्सा नहीं बल्कि दर्द है। जब इंसान अपने असली भाव को पहचान नहीं पाता तो वह सबसे आसान और तेज प्रतिक्रिया चुनता है, यानी ऊंची आवाज और तेज शब्द। पुरुष के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण। अगर आपकी पार्टनर गुस्से में कुछ कह दे तो उसी समय बहस करने की बजाय पहले माहौल को ठंडा होने दें। आप चाहें तो कुछ समय के लिए चुप रहें या कमरे से बाहर चले जाएं, लेकिन यह इग्नोर करने के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को शांत करने के लिए। मान लीजिए आपकी पार्टनर कहती है, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। ऐसे में आप तुरंत बचाव में कहेंगे, ऐसा नहीं है, और फिर झगड़ा बढ़ सकता है। इसके बजाय शांत स्वर में कहें, अभी लगता है कि तुम नाराज हो, मैं चाहता हूं कि हम सही समय पर शांत दिमाग से बात करें। जब गुस्सा उतर जाए तो बात को टालें नहीं, उससे पूछें कि असल में उसे किस बात से चोट पहुंची। यह तरीका रिश्ते में गुस्से की जगह समझ और जुड़ाव लाता है। गुस्से में जल्दी बोलना एक आदत है जिसे समय, धैर्य और सही प्रतिक्रिया से कम किया जा सकता है। अगर पुरुष इस वक्त अपने शब्दों को नियंत्रित रखे तो वह न केवल झगड़े से बच सकता है बल्कि अपनी पार्टनर को भी धीरे धीरे संयम का महत्व सिखा सकता है। 6 ध्यान का भूख। ध्यान इंसान की बुनियादी जरूरत है, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए यह जरूरत एक गहरी चाह बन जाती है। वो चाहती हैं कि उन्हें लगातार नोटिस किया जाए, उनके प्रयास, उनकी सुंदरता और उनकी मौजूदगी हमेशा सराही जाए। अगर यह ध्यान कम मिलने लगता है तो उन्हें लगता है जैसे रिश्ता ठंडा हो गया हो।
कभी कभी ध्यान वापस पाने के लिए वो जानबूझकर ड्रामा, नखरे या उलझाने वाली बातें भी कर सकती हैं। सेनेका ने कहा था, जिस चीज की जरूरत आपको बार बार महसूस हो रही है वो अक्सर आपकी आंतरिक कमी होती है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि बाहरी ध्यान अस्थायी है और असली संतोष अंदर से आता है। पुरुष के लिए यह समझना जरूरी है कि ध्यान देना गलत नहीं, लेकिन इसके लिए अपना संतुलन और आत्मसम्मान कभी कुर्बान न करें। ध्यान की भूख अक्सर बचपन के अनुभवों से जुड़ी होती है। अगर किसी को बचपन में पर्याप्त इमोशनल सपोर्ट, सराहना या सुरक्षा नहीं मिली, तो बड़े होने पर वह यह कमी लगातार ध्यान के रूप में पूरी करना चाहता है। महिला अगर रिश्ते में सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करे, तो यह जरूरत धीरे धीरे कम हो सकती है। पुरुष के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण, ध्यान देना मतलब सिर्फ बार बार आई लव यू कहना नहीं है। यह छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने से भी आता है। जब आप उसकी मेहनत, उसकी मुस्कान या उसकी किसी उपलब्धि को पहचानते हैं, तो वह महसूस करती है कि वह आपके लिए खास है। मान लीजिए वह कहती है, तुमने मेरी नई ड्रेस पर कुछ बोला ही नहीं। ऐसे में झुंझलाने की बजाय कहें, सच कहूं तो तुम्हें देखते ही मैं बस तुम्हारी मुस्कान में खो गया था। यह न सिर्फ उसकी शिकायत को पिघला देगा, बल्कि ध्यान देने की उसकी जरूरत को भी पूरा करेगा। एक और तरीका, दिन में 1-2 बार बिना किसी खास वजह के उसे मैसेज भेजें, आज तुम्हारी याद आई, या तुम्हारे बिना यह दिन अधूरा लगता। ये छोटे इशारे बड़ी भावनात्मक पूंजी बनाते हैं। ध्यान की भूख गलत नहीं, यह इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन जब यह असंतुलित हो जाए तो रिश्ते में थकान आ सकती है। अगर पुरुष इसे समझदारी और संतुलन से संभाले, तो वह न केवल पार्टनर की जरूरत पूरी करेगा, बल्कि उसे आत्मनिर्भर भी बना पाएगा। 7, निर्णय में अस्थिरता। निर्णय लेना सुनने में आसान लगता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह एक भावनात्मक रोलर कोस्टर जैसा होता है। कई महिलाएं, चाहे वह छोटी सी बात हो जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सी फिल्म देखनी है, या बड़ी बात हो जैसे कहाँ घूमने जाना है, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, वो फैसला लेने में समय लगाती हैं, बार बार सोचती हैं और कभी कभी आखिर में फैसला न लेकर स्थिति को टाल देती हैं। यह आदत कई बार मजाकिया लग सकती है, लेकिन लंबे समय में यह रिश्ते और अवसर दोनों पर असर डालती है, क्योंकि जीवन में कई मौके ऐसे आते हैं जहां जल्दी और स्पष्ट निर्णय ही सफलता का रास्ता खोलते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, निर्णय में देरी मौके के खो जाने का कारण बनती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि निर्णय लेना, चाहे वह सही हो या गलत, कम से कम हमें आगे बढ़ने की दिशा देता है। गलत निर्णय से भी सीख मिलती है, लेकिन निर्णय न लेने से सिर्फ समय और मौके बर्बाद होते हैं। पुरुष के लिए यह समझना जरूरी है कि अगर उसकी पार्टनर निर्णय लेने में अस्थिर है, तो उसे बिना दबाव डाले सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वह हमेशा उसी पर निर्भर हो जाए। निर्णय में अस्थिरता का कारण अक्सर 2 चीजें होती हैं, गलत फैसले का डर और परफेक्शनिज्म, हर चीज बिल्कुल सही करने की चाह। अगर किसी को यह डर है कि मेरे फैसले का नतीजा खराब हुआ तो वह फैसला टालने लगता है। परफेक्शनिज्म भी यही करता है, जब तक बिल्कुल सही विकल्प न मिले, निर्णय आगे खिसकता रहता है। पुरुष के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण, अगर आपकी पार्टनर बार बार उलझन में पड़ जाती है, तो उसे 2 या 3 स्पष्ट विकल्प दें। हर विकल्प के फायदे और नुकसान शांति से समझाएं और फिर उसे कहें कि वह खुद चुने। इससे उसे यह एहसास होगा कि निर्णय लेना उतना कठिन नहीं जितना वह सोच रही है। मान लीजिए वह कह रही है, आज डिनर में क्या खाएं, तो आप कह सकते हैं, देखो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, घर का बना हेल्दी खाना, बाहर का पिज्जा या एक नई जगह का ट्रायल। तुम्हारे हिसाब से आज कौन सा मूड सही रहेगा? यह तरीका न केवल उसका तनाव कम करेगा, बल्कि उसे धीरे धीरे आत्मविश्वास भी देगा कि वह अपने फैसले खुद ले सकती है। निर्णय लेने की आदत समय के साथ विकसित होती है। अगर पुरुष धैर्य, स्पष्टता और मार्गदर्शन से मदद करे, तो वह अपनी पार्टनर को निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बना सकता है, और जब वह खुद फैसले लेने लगेगी, तो रिश्ते में सामंजस्य और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। 8, अतीत में फंसे रहना। अतीत जीवन की किताब का वह अध्याय है जिसे पढ़ लिया गया है, लेकिन कुछ महिलाएं उस पुराने पन्ने को बार बार पलटती रहती हैं। पुराने रिश्ते, पुरानी गलतियां या ऐसे दर्द जो अब सिर्फ यादों में बाकी हैं। यह आदत उनके वर्तमान को भी रंगहीन कर देती है, क्योंकि जब इंसान का मन अतीत में बंधा होता है, तो वह वर्तमान के अवसर और खुशियां
देख ही नहीं पाता। एपिक्टेटस ने कहा, आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान को बर्बाद कर सकते हैं अगर अतीत में जीते रहे। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, इससे सीखना जरूरी है, लेकिन उसमें फंसे रहना आत्मविनाश है। पुरुष को यह समझना चाहिए कि अगर उसकी पार्टनर अतीत में उलझी है तो उसे सीधे सीधे भूल जाओ कहना अक्सर उल्टा असर डालता है। इसके बजाय वह उसे धीरे धीरे वर्तमान और भविष्य की सुंदर संभावनाओं की ओर मोड़ सकता है। अतीत में फंसे रहना अक्सर अनसुलझे भावनात्मक घाव का संकेत होता है। कभी यह चोट किसी पुराने रिश्ते से आती है, कभी बचपन के अनुभवों से, तो कभी खुद पर हुए अन्याय की याद से। मन ये सोचता है कि अगर मैं इसे बार बार सोचूंगा तो शायद कोई जवाब मिल जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि बार बार याद करना घाव भरने की बजाय उसे और गहरा कर देता है। पुरुष के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण, जब वह पुरानी बात छेड़े तो उसकी बात ध्यान से सुने, बीच में टोके बिना उसे अपना दर्द कहने दें। उसके बाद धीरे धीरे बातचीत को वर्तमान और भविष्य की ओर मोड़ें। अगर वह कहे, तुम वैसे हो ही नहीं जैसे मेरे पुराने पार्टनर थे, तो बचाव में न जाएं, बल्कि कहें, हो सकता है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हमारा रिश्ता हमारे अपने तरीके से खास बने, न कि पुराने रिश्तों से तुलना करके। एक और तरीका है साथ में नए अनुभव बनाना। जितना अधिक वह वर्तमान में सुंदर पलों को महसूस करेगी, उतना कम वह अतीत की तरफ देखेगी। अतीत में फंसी रहना एक मानसिक जाल है। अगर पुरुष इसे समझदारी और सहानुभूति से संभाले तो वह न केवल अपनी पार्टनर की मदद करेगा, बल्कि रिश्ते को भी नए उज्जवल रास्ते पर ले जा सकेगा। नो सोशल प्रूफ पर निर्भरता। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हमें दूसरों से जुड़ना, स्वीकार किया जाना और सराहा जाना अच्छा लगता है, लेकिन जब यही जुड़ाव हमारी सोच और फैसलों पर पूरी तरह हावी हो जाए तो यह हमारी पहचान और स्वतंत्रता को धीरे धीरे मिटाने लगता है। कई महिलाएं अपनी लाइफ डिसीजन, क्या पहनना है, कहां जाना है, किससे दोस्ती करनी है, या यहां तक कि किससे शादी करनी है, सोशल मीडिया, दोस्तों, रिश्तेदारों या समाज की राय के आधार पर तय करती हैं। अगर लोग कहें यह सही है तो वे मान लेती हैं, और अगर कहें यह गलत है तो वे छोड़ देती हैं, चाहे अंदर से उन्हें वो चीज पसंद ही क्यों ना हो। सेनेका कहते हैं, भीड़ का अनुसरण करना सच का अनुसरण करने से आसान है। स्टोइक दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि सच और सही का पैमाना भीड़ की राय से तय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीड़ का विचार अक्सर भावनाओं, ट्रेंड या अधूरी जानकारी पर आधारित होता है। अगर आपकी पार्टनर सोशल प्रूफ पर ज्यादा निर्भर है तो आपको यह समझना होगा कि वह यह पैटर्न बचपन से लेकर अब तक सीखी हुई आदत या सुरक्षा की भावना के कारण अपनाती है। भीड़ में चलते रहना आसान लगता है क्योंकि वहां आपको अपने फैसले की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। सोशल प्रूफ पर निर्भरता का मूल कारण आत्मविश्वास की कमी होता है। जब किसी को अपनी सोच और निर्णय पर भरोसा नहीं होता तो वह यह देखती है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। यह आदत खास तौर पर तब मजबूत हो जाती है जब बचपन में बार बार कहा गया हो, तुम्हारा फैसला गलत है या बड़ों की सुनो। इसके अलावा सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब आत्म मूल्यांकन का पैमाना बन चुकी है। कई महिलाएं सोचने लगती हैं कि अगर लोगों ने पसंद किया तो ही यह सही है। पुरुष के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर खुद सोचकर फैसले ले तो उसे तर्क और तथ्य पर आधारित सोच के लिए प्रेरित करें। उसे यह महसूस कराएं कि उसकी राय की भी कीमत है, चाहे वह भीड़ से अलग ही क्यों ना हो। मान लीजिए वह कहती है, सब लोग कह रहे हैं यह बिजनेस रिस्की है तो मैं नहीं करूंगी। तो आप कह सकते हैं, ठीक है, भीड़ का विचार सुना, अब खुद सोचो, अगर यह बिजनेस सफल हुआ तो तुम्हें क्या मिलेगा, अगर असफल हुआ तो तुम्हारा नुकसान कितना होगा, और क्या हम यह रिस्क संभाल सकते हैं। यह तरीका उसे यह सिखाएगा कि भीड़ की राय सुनी जा सकती है, लेकिन अंतिम फैसला खुद का होना चाहिए। सोशल प्रूफ पर निर्भर रहना आसान है, लेकिन यह धीरे धीरे आपको अपनी जिंदगी के ड्राइवर की सीट से उतार देता है। अगर पुरुष धैर्य और समझदारी से अपनी पार्टनर को स्वतंत्र सोच की ओर ले जाए तो न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि रिश्ते में भी गहराई और सम्मान बढ़ेगा। भावनात्मक ब्लैकमेल, रिश्ते भरोसे, संवाद और परस्पर सम्मान पर टिके होते हैं, लेकिन जब इनमें से किसी एक की जगह भावनाओं को हथियार बनाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश होती है तो यह रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। भावनात्मक ब्लैकमेल का मतलब है किसी को अपराध बोध, डर,
या प्यार खोने की आशंका में डालकर उससे अपनी मर्जी का काम करवाना। कुछ महिलाएं जानबूझकर या अनजाने में इस तरीके का इस्तेमाल करती हैं। यह कई रूप ले सकता है, जैसे नाराज होकर लंबे समय तक चुप रहना, साइलेंट ट्रीटमेंट, आंसू बहाना ताकि सामने वाला मान जाए, खुद को पीड़ित दिखाना, विक्टिम कार्ड। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जैसी बातें कहना। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर कोई आपको भावनाओं से नियंत्रित कर सकता है तो वो आपकी आजादी ले चुका है। स्टोइक दर्शन के अनुसार किसी की भावनाओं को जानबूझकर उकसाना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह दोनों पक्षों की मानसिक शांति छीन लेता है। भावनात्मक ब्लैकमेल का कारण कई बार नियंत्रण पाने की इच्छा होती है। अगर किसी को यह लगता है कि सीधे बोलकर या तर्क देकर बात नहीं मानी जाएगी, तो वह भावनाओं का सहारा लेता है। कुछ मामलों में यह बचपन से सीखा हुआ पैटर्न होता है। जब बच्चे ने देखा हो कि रोने या गुस्सा करने से चीजें मिलती हैं, समय के साथ यह आदत रिश्तों में भी आ जाती है। पुरुष के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण। अगर आपको लगे कि आपकी पार्टनर भावनाओं को हथियार बना रही है, तो सबसे पहले शांत रहें। भावनात्मक प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि यही उसे शक्ति देता है। फिर स्थिति को स्पष्ट करें। मुझे लगता है कि हम अभी भावनाओं के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे तर्क और समाधान के साथ सुलझाना चाहिए। इसके बाद अपनी सीमाएं तय करें। उसे बताएं कि आप ईमानदार बातचीत के लिए तैयार हैं। कभी यह चोट किसी पुराने रिश्ते से आती है, कभी बचपन के अनुभवों से, तो कभी खुद पर हुए अन्याय की याद से। मन यह सोचता है कि अगर मैं इसे बार बार सोचूंगा तो शायद कोई जवाब मिल जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि बार बार याद करना घाव भरने की बजाय उसे और गहरा कर देता है। पुरुष के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण। जब वह पुरानी बात छेड़े तो उसकी बात ध्यान से सुने, बीच में टोके बिना उसे अपना दर्द कहने दें। उसके बाद धीरे धीरे बातचीत को वर्तमान और भविष्य की ओर मोड़ें। अगर वह कहे तुम वैसे हो ही नहीं जैसे मेरे पुराने पार्टनर थे, तो बचाव में न जाएं, बल्कि कहें हो सकता है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हमारा रिश्ता हमारे अपने तरीके से खास बने, न कि पुराने रिश्तों से तुलना करके। एक और तरीका है साथ में नए अनुभव बनाना। जितना अधिक वह वर्तमान में सुंदर पलों को महसूस करेगी, उतना कम वह अतीत की तरफ देखेगी। अतीत में फंसी रहना एक मानसिक जाल है। अगर पुरुष इसे समझदारी और सहानुभूति से संभाले, तो वह न केवल अपनी पार्टनर की मदद करेगा, बल्कि रिश्ते को भी नए उज्जवल रास्ते पर ले जा सकेगा। 9 सोशल प्रूफ पर निर्भरता। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हमें दूसरों से जुड़ना, स्वीकार किया जाना और सराहा जाना अच्छा लगता है, लेकिन जब यही जुड़ाव हमारी सोच और फैसलों पर पूरी तरह हावी हो जाए, तो यह हमारी पहचान और स्वतंत्रता को धीरे धीरे मिटाने लगता है। कई महिलाएं अपनी लाइफ डिसीजन, क्या पहनना है, कहां जाना है, किससे दोस्ती करनी है, या यहां तक कि किससे शादी करनी है, सोशल मीडिया, दोस्तों, रिश्तेदारों या समाज की राय के आधार पर तय करती हैं। अगर लोग कहें यह सही है तो वे मान लेती हैं, और अगर कहें यह गलत है तो वे छोड़ देती हैं, चाहे अंदर से उन्हें वो चीज पसंद ही क्यों ना हो। सेनेका कहते हैं, भीड़ का अनुसरण करना सच का अनुसरण करने से आसान है। स्टोइक दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि सच और सही का पैमाना भीड़ की राय से तय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीड़ का विचार अक्सर भावनाओं, ट्रेंड या अधूरी जानकारी पर आधारित होता है। अगर आपकी पार्टनर सोशल प्रूफ पर ज्यादा निर्भर है, तो आपको यह समझना होगा कि वह यह पैटर्न बचपन से लेकर अब तक सीखी हुई आदत या सुरक्षा की भावना के कारण अपनाती है। भीड़ में चलते रहना आसान लगता है, क्योंकि वहां आपको अपने फैसले की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। सोशल प्रूफ पर निर्भरता का मूल कारण आत्मविश्वास की कमी होता है। जब किसी को अपनी सोच और निर्णय पर भरोसा नहीं होता, तो वह यह देखती है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ये आदत खास तौर पर तब मजबूत हो जाती है जब बचपन में बार बार कहा गया हो, तुम्हारा फैसला गलत है, या बड़ों की सुनो। इसके अलावा सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब आत्म मूल्यांकन का पैमाना बन चुकी है। कई महिलाएं सोचने लगती हैं कि अगर लोगों ने पसंद किया तो ही यह सही है। पुरुष के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर खुद सोचकर फैसले ले, तो उसे तर्क और तथ्य पर आधारित सोच के लिए प्रेरित करें। उसे यह महसूस कराएं कि उसकी राय की भी कीमत है, चाहे वह भीड़ से अलग ही क्यों ना हो। मान लीजिए
वह कहती है, सब लोग कह रहे हैं यह बिजनेस रिस्की है तो मैं नहीं करूंगी। तो आप कह सकते हैं, ठीक है, भीड़ का विचार सुना, अब खुद सोचो, अगर यह बिजनेस सफल हुआ तो तुम्हें क्या मिलेगा, अगर असफल हुआ तो तुम्हारा नुकसान कितना होगा, और क्या हम यह रिस्क संभाल सकते हैं। यह तरीका उसे यह सिखाएगा कि भीड़ की राय सुनी जा सकती है, लेकिन अंतिम फैसला खुद का होना चाहिए। सोशल प्रूफ पर निर्भर रहना आसान है, लेकिन यह धीरे धीरे आपको अपनी जिंदगी के ड्राइवर की सीट से उतार देता है। अगर पुरुष धैर्य और समझदारी से अपनी पार्टनर को स्वतंत्र सोच की ओर ले जाए, तो न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि रिश्ते में भी गहराई और सम्मान बढ़ेगा। भावनात्मक ब्लैकमेल। रिश्ते भरोसे, संवाद और परस्पर सम्मान पर टिके होते हैं, लेकिन जब इनमें से किसी एक की जगह भावनाओं को हथियार बनाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश होती है, तो यह रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। भावनात्मक ब्लैकमेल का मतलब है किसी को अपराध बोध, डर या प्यार खोने की आशंका में डालकर उससे अपनी मर्जी का काम करवाना। कुछ महिलाएं जानबूझकर या अनजाने में इस तरीके का इस्तेमाल करती हैं। यह कई रूप ले सकता है, जैसे नाराज होकर लंबे समय तक चुप रहना, साइलेंट ट्रीटमेंट, आंसू बहाना ताकि सामने वाला मान जाए, खुद को पीड़ित दिखाना, विक्टिम कार्ड। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जैसी बातें कहना। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर कोई आपको भावनाओं से नियंत्रित कर सकता है तो वो आपकी आजादी ले चुका है। स्टोइक दर्शन के अनुसार किसी की भावनाओं को जानबूझकर उकसाना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह दोनों पक्षों की मानसिक शांति छीन लेता है। भावनात्मक ब्लैकमेल का कारण कई बार नियंत्रण पाने की इच्छा होती है। अगर किसी को यह लगता है कि सीधे बोलकर या तर्क देकर बात नहीं मानी जाएगी, तो वह भावनाओं का सहारा लेता है। कुछ मामलों में यह बचपन से सीखा हुआ पैटर्न होता है, जब बच्चे ने देखा हो कि रोने या गुस्सा करने से चीजें मिलती हैं। समय के साथ यह आदत रिश्तों में भी आ जाती है। पुरुष के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण। अगर आपको लगे कि आपकी पार्टनर भावनाओं को हथियार बना रही है, तो सबसे पहले शांत रहें। भावनात्मक प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि यही उसे शक्ति देता है। फिर स्थिति को स्पष्ट करें, मुझे लगता है कि हम अभी भावनाओं के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे तर्क और समाधान के साथ सुलझाना चाहिए। इसके बाद अपनी सीमाएं तय करें। उसे बताएं कि आप ईमानदार बातचीत के लिए तैयार हैं। एली, रिश्तों की दुनिया बड़ी जटिल है। बाहर से देखने पर सब कुछ सरल लगता है, दो लोग, थोड़ा प्यार, थोड़ी देखभाल और कहानी पूरी। लेकिन असलियत में ये दो लोग अपने अपने अतीत, अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी कमजोरियां साथ लेकर आते हैं, और यही कमजोरियां अगर समझी न जाएं, तो धीरे धीरे रिश्ते के ताने बाने को तोड़ सकती हैं। लेकिन अगर इन्हें पहचाना जाए, स्वीकारा जाए और सही तरीके से हैंडल किया जाए, तो यही रिश्ते को अटूट बना देती हैं। महिलाओं की 10 आम कमजोरियों को समझना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इन कमजोरियों को जानना किसी के खिलाफ हथियार बनाने के लिए नहीं है। यह समझ आपको एक और गहरे स्तर पर ले जाती है, जहां आप महसूस करते हैं कि हर इंसान अपूर्ण है, और यही अपूर्णता उसे इंसान बनाती है। एक परिपक्व पुरुष वही है जो इन अपूर्णताओं के बीच भी संतुलन बनाए रखता है और खुद को एक स्थिर आधार के रूप में पेश करता है। स्टोइक दर्शन का यही सार है, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि अपने प्रतिक्रिया करने के तरीके को नियंत्रित करो। जब आप इन सिद्धांतों को रिश्तों में उतारते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी भूमिका सिर्फ एक पार्टनर की नहीं है, बल्कि एक गाइड, एक सहारा और कई बार एक दर्पण की भी है। क्योंकि महिला की कमजोरियां अक्सर उसके नियंत्रण से बाहर होती हैं, कभी बायोलॉजिकल, कभी भावनात्मक और कभी सामाजिक दबावों का असर। अगर आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो आप भी उसी रोलर कोस्टर में फंस जाते हैं जिसमें वो फंसी है। लेकिन अगर आप ठहरते हैं, सुनते हैं और फिर सोच समझकर जवाब देते हैं, तो आप उसकी नजर में सिर्फ एक पार्टनर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद इंसान बन जाते हैं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि किसी भी रिश्ते की गहराई इस बात से तय नहीं होती कि उसमें कितनी बार खुशी आती है, बल्कि इस बात से होती है कि मुश्किल वक्त में आप एक दूसरे को कैसे संभालते हैं। जब महिला ओवर थिंकिंग में डूबी हो, या तुलना के जाल में उलझी हो, या फिर अतीत के दर्द में फंसी हो, तब आपका धैर्य, आपकी पारदर्शिता और आपका स्थिर व्यवहार ही उसे धीरे धीरे बाहर निकाल सकता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुरंत असर दिखा देगी। ये एक प्रक्रिया है, जैसे धीरे धीरे बीज से पेड़ उगाना। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं,
ताकतवर वो नहीं जो दूसरों पर जीत हासिल करता है, बल्कि वो है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। और रिश्तों में खुद पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ा हथियार है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बात पर चुप रहें या अपनी भावनाओं को दबा दें, बल्कि इसका मतलब है जब सामने वाला भावनाओं में बह रहा हो, तब आप उस लहर में बहने के बजाय किनारे खड़े होकर उसे सुरक्षित किनारे तक लाने का काम करें। यह समझना जरूरी है कि महिला की कमजोरियां कोई दोष नहीं है। जैसे आपकी अपनी कमजोरियां हैं, वैसे ही उसकी भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि समाज ने महिलाओं को कुछ विशेष परिस्थितियों में ढाला है, जहां भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, सामाजिक अपेक्षाएं और व्यक्तिगत डर उनके निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर आप इन कमजोरियों को दोष देने के बजाय इन्हें उसके जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो आप रिश्ते में संघर्ष की जगह समझ और शांति ला सकते हैं। पर यह भी उतना ही जरूरी है कि इस समझ का गलत फायदा न उठाया जाए। कई लोग इस ज्ञान को एक तरह की मैनिपुलेशन गाइड की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और वहीं से रिश्तों में जहर घुलता है। अगर आपका मकसद सिर्फ खुद को बढ़ाना है और सामने वाले को कमजोर रखना है, तो यह स्टोइक दर्शन के खिलाफ है। स्टोइक दर्शन संतुलन और नैतिकता पर खड़ा है। असली ताकत वो है जो दूसरे को भी ताकत दे, न कि उसकी कमजोरी का सहारा लेकर खुद को ऊंचा दिखाए। रिश्ते तभी खिलते हैं जब दोनों लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें, भावनात्मक, मानसिक और कभी-कभी शारीरिक स्तर पर भी। एक महिला तभी अपनी कमजोरियां खुलकर दिखा पाएगी जब उसे लगेगा कि सामने वाला उसे जज नहीं करेगा, उसका मजाक नहीं बनाएगा और न ही उसकी कमजोरी का फायदा उठाएगा। और जब यह विश्वास बनता है, तो रिश्ते में एक ऐसी गहराई आती है जो सिर्फ सतही प्यार या आकर्षण से नहीं आती। अगर आप इन 10 पहलुओं को दिल से समझ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता सिर्फ एक रोमांटिक बंधन नहीं रहेगा, बल्कि एक साझेदारी बन जाएगा, जहां दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगे। आप देखेंगे कि आपका धैर्य, आपकी स्थिरता और आपकी पारदर्शिता न सिर्फ महिला के जीवन में शांति लाएगी, बल्कि आपको खुद भी एक बेहतर, मजबूत और संतुलित इंसान बना देगी। क्योंकि अंत में जिंदगी सिर्फ रिश्तों के बारे में नहीं है, ये खुद को समझने, खुद पर नियंत्रण पाने और खुद को लगातार बेहतर बनाने की यात्रा है। रिश्ते इस यात्रा का एक बड़ा हिस्सा हैं, क्योंकि ये हमें वो सिखाते हैं जो किताबों या अकेलेपन में नहीं सीखा जा सकता। और अगर आप इस यात्रा में स्टोइक दर्शन को साथ लेकर चलते हैं, तो आप पाएंगे कि हर तूफान में भी आपके भीतर एक शांति का केंद्र है, जो आपको गिरने से बचाता है और दूसरों को भी संभालता है। तो जब अगली बार आप किसी महिला से जुड़ें, चाहे वो आपकी पार्टनर हो, दोस्त हो, बहन हो या आपकी माँ, उसकी ताकत और उसकी कमजोरियों दोनों को पहचानें और खुद को इस तरह विकसित करें कि आप उसके लिए एक स्थिर चट्टान बन सकें, जिस पर वो भरोसा कर सके, जिससे वो प्रेरित हो सके और जिसकी मौजूदगी उसे सुरक्षित महसूस कराए। यही असली मर्दानगी है, न कि दूसरों पर हुकूमत करना, बल्कि उनके लिए एक सुरक्षित स्पेस बनाना। कभी किसी से दिल से रिश्ता जोड़ा हो और फिर उसी इंसान की बेरुखी देखी हो, तो आप जानते हैं चुप रहना आसान नहीं होता। जिसके लिए आपने खुद को बदल दिया, अपनी भावनाएं खोली, हर दर्द में साथ दिया, आज वही इंसान आपको इस तरह नजरअंदाज कर रहा है जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं। आप दिन रात सोचते हैं, क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैं इतना भी मायने नहीं रखता? और तब हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर मैं कुछ ना कहूं तो शायद वो समझेगा, अगर मैं दूर चला जाऊं तो शायद उसे मेरी अहमियत महसूस हो। पर जब चुप्पी भी असर नहीं करती, जब सामने वाला आपकी खामोशी को कमजोरी समझने लगे, तो क्या किया जाए? तब वक्त होता है कुछ ऐसा करने का जिससे वो खुद तड़पता हुआ लौटे। पर याद रखना, ये हरकतें नफरत से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मानसिक मजबूती से जन्म लेती हैं। क्योंकि एक सच्चा स्टोइक कभी बदले की आग में नहीं जलता। वो अपने आप को इतना ऊंचा उठा लेता है कि सामने वाला खुद शर्म से झुक जाए। आपको अब कुछ चिल्लाने की जरूरत नहीं, आपको अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। आपको बस वो करना है जो आपको अंदर से मजबूत बनाए। वो 7 हरकतें जो न सिर्फ आपके दर्द को ताकत में बदल देंगी, बल्कि सामने वाले को भी अंदर से हिलाकर रख देंगी। तो अगर आपने भी किसी ऐसे इंसान को खोया है जो आज आपकी चुप्पी का मजाक बना रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे 7 ऐसी गहरी स्टोइक और मनोवैज्ञानिक चालें जो उसे मजबूर करेंगी वापस लौटने पर, और आपको बना देंगे उस इंसान से भी ज्यादा कीमती जो कभी आपकी कदर नहीं कर पाया। हरकत 1, खुद को बदलो, किसी और को नहीं। कभी ऐसा हुआ है
कि आप किसी को मन से, आत्मा से चाहते रहे और उसने आपको धीरे धीरे अनदेखा करना शुरू कर दिया। आप हर बार उसके बदलने का इंतजार करते रहे। हर बार सोचा, शायद अगली बार वो समझेगा, शायद एक दिन उसे मेरी अहमियत का एहसास होगा। लेकिन हकीकत ये है, लोग तब तक नहीं बदलते जब तक उनके बदलने से उन्हें कोई दर्द ना हो। और यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि हम अपनी सारी ऊर्जा उसे बदलने में लगाते हैं जो बदलना ही नहीं चाहता। पर स्टोइसिज्म सिखाता है, दूसरों की प्रकृति को बदलने की कोशिश करना खुद को पीड़ा देने जैसा है। इसलिए जब कोई आपकी कदर न करे तो पहला काम जो आपको करना है, खुद को बदलना शुरू करना है। हाँ, दर्द होगा, लेकिन उसी दर्द में छुपा है आपका पुनर्जन्म। अब सोचिए, अगर वही इंसान जिसने आपको कमजोर समझकर छोड़ा था, वो एक दिन देखे कि आप पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर, शांत और चमकदार हो गए हैं, तो क्या होगा? वो चौंक जाएगा। उसके अंदर सवाल उठेंगे, ये कैसे हुआ? जिसे मैं छोड़ आया वो मेरे बिना और बेहतर कैसे हो गया? यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि इंसान उन्हीं चीजों की कद्र करता है जो उसके बिना भी खिलती हैं। अब बात करें बदलाव की। इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ बाल कटवाएं या जिम चले जाएं। बदलाव का असली मतलब है अपने माइंडसेट को रिवायर करना, अपने विचारों को और गहरा बनाना, अपनी दिनचर्या को अनुशासित करना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। और जब आप ऐसा करने लगते हो तो आपकी मौजूदगी एक मैसेज बन जाती है। आपका बदला हुआ चेहरा नहीं, बल्कि आपका बदला हुआ दृष्टिकोण लोगों को अंदर तक हिला देता है। और यहीं आता है वो हुक जो उसे अंदर से तोड़ता है। जिसे मैंने तोड़ा था वो मेरे बिना और मजबूत कैसे हो गया? उसकी ईगो को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आप बिना कहे, बिना रोए, चुपचाप अपने जीवन में ऊपर उठते जाते हो। तो पहली हरकत यही है, रिवेंज मत लो, रीइन्वेंट हो जाओ। क्योंकि बदला लेने वाले बस पलटते हैं, लेकिन खुद को बदलने वाले इतिहास बनाते हैं। हरकत 2, रहस्यमय बनो पर अभिनय मत करो। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप खुद को किसी को समझाने में थक गए हैं? हर बार उसकी नजरें आपकी तलाश में नहीं होती, बल्कि आपकी मौजूदगी को अनदेखा करती हैं। आप सोचते हैं, शायद अगर मैं थोड़ी और कोशिश करूं, शायद अगर मैं उसे दिखाऊं कि मैं कैसा महसूस करता हूं, तो वो लौट आएगी। लेकिन सच ये है, जो व्यक्ति आपके शब्दों से नहीं जुड़ पा रहा, वो कभी आपके पोस्ट, कॉल या मैसेज से भी नहीं जुड़ पाएगा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, दुनिया को अपने इरादों से नहीं, अपनी शांति से प्रभावित करो। इसलिए जब आप किसी की बेरुखी का जवाब ढूंढ रहे हो तो दिखावा मत करो, बल्कि खामोशी को रहस्य बना दो। लोग तब सबसे ज्यादा बेचैन होते हैं जब उन्हें यह ना पता हो कि आप क्या सोच रहे हो। जब आप हर बात पर रील्स बनाना बंद कर देते हो, हर स्टोरी में अपने इमोशंस उड़ेलना छोड़ देते हो और बस चुप रहकर जीने लगते हो, तो सामने वाला सोचने लगता है, इसका अगला कदम क्या होगा? क्या ये अब मुझसे दूर हो चुका है? और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। पर याद रखना, रहस्यमय बनो पर नकली मत बनो। एक्ट मत करो कि तुम खुश हो, बल्कि सच में उस शांति को अपने अंदर पैदा करो। अपने जीवन को भीतर से बेहतर बनाओ, ना कि सिर्फ इंस्टाग्राम पर ठीक दिखने के लिए। क्योंकि जब आप बिना कुछ कहे सही दिशा में बढ़ने लगते हो, तो आपकी चुप्पी भी शब्द बन जाती है। स्टोइक जीवन यही है, कम बोलो, गहरा सोचो और ऐसा जियो कि तुम्हारी मौजूदगी भी किसी किताब की तरह महसूस हो। एक दिन वो इंसान आपके प्रोफाइल पर आएगा और देखेगा कुछ भी नया नहीं डाला गया। फिर वो खुद से पूछेगा, ये अब क्या सोच रहा है? क्या ये मुझे भूल चुका है? और यहीं वो तड़पना शुरू करता है। तो याद रखो, रहस्यमय बनो लेकिन असली बनो, क्योंकि नकली रहस्य सिर्फ दिखावा होता है, पर असली रहस्य ध्यान खींचता है। हरकत 3, अपनी सीमाएं तय करो, बाउंड्रीज बनाओ। क्या आपने कभी सोचा है, किसी को बार बार माफ करके क्या आप वाकई उसे जीतते हो या खुद को खोते हो? जब कोई आपको लगातार नजरअंदाज करता है, फिर भी आप वहीं बने रहते हो, हमेशा उसके लिए उपलब्ध, हमेशा इंतजार में, तो यकीन मानिए वो इंसान आपको जरूरी नहीं, सस्ता समझने लगता है। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर तुम हर किसी को अपने दरवाजे पर स्वागत दोगे तो एक दिन अपनी शांति खो बैठोगे। इसलिए तीसरी हरकत है, सीमाएं बनाओ। जिसने आपको चोट दी है
उससे दूर हो जाना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह बताता है कि अब आप खुद को सस्ती चीज की तरह पेश नहीं करेंगे। जो हमेशा मौजूद था अब खामोशी से पीछे हट रहा है। क्यों? जब आप ना कहना शुरू करते हो तब सामने वाले को पहली बार आपकी गैर मौजूदगी की कीमत समझ आती है। सीमा बनाना मतलब अब आप हर बार जवाब नहीं देंगे। अब आप हर रात उस इंसान की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अब आप हर बार समझौता नहीं करेंगे। और ये कदम कोई क्रोध से नहीं उठाए जाते, बल्कि आत्मसम्मान की आग से उठते हैं। लोग अक्सर उन्हें हल्के में लेते हैं, जो खुद को किसी भी हाल में झुका देते हैं। लेकिन जैसे ही आप झुकने से मना कर देते हैं, आपका वजन बढ़ जाता है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, जो तुम सहते हो वही दुनिया तुम्हारे लिए तय करती है। इसलिए अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है और आप उसे माफ करते जा रहे हैं, तो आप उसे सिखा रहे हैं कि आपको चोट देना ठीक है। पर जैसे ही आप उसकी हरकतों के जवाब में अपने दरवाजे बंद कर देते हो, तो सामने वाला घबरा जाता है। उसे समझ आने लगता है अब वो आपके जीवन का कंट्रोलर नहीं है। सीमा बनाना कोई क्रूरता नहीं, बल्कि ये कहना है, मुझे खुद से इतना प्यार है कि मैं अब अपने दिल को खिलौना नहीं बनने दूंगा। तो अगली बार जब कोई आपको हल्के में ले, उससे लड़ो मत, बस एक शांत सीमा खींच दो और देखो उसकी बेचैनी कैसे बढ़ती है। हरकत 4, मौन तोड़ो, लेकिन शब्दों से नहीं, कर्म से। कभी सोचा है आपकी खामोशी कब असर करना बंद कर देती है? जब सामने वाला जानता है कि आपकी खामोशी बस एक इमोशनल चाल है, तो वो उसे नजरअंदाज करना सीख जाता है। पर जब आप मौन को कर्म में बदल देते हैं, तब आपकी चुप्पी भी आवाज बन जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारे शब्द तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। इसीलिए जब चुप्पी असर नहीं कर रही, तो अब वक्त है एक नया कदम उठाने का। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। खुद पर काम करना शुरू करो, नई स्किल्स सीखो, किताबें पढ़ो, शरीर को फिट करो, दिन को डिसिप्लिन में ढाल दो। आपका नया आप उस इंसान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा जिसे लगा था कि आप बिना उसके बिखर जाओगे। वो सोचता था आप पीछे रह जाओगे, लेकिन आप तो बिना शोर किए खुद को निखारने लगे। यही वो पल होता है जहां आपका मौन उसकी बेचैनी की सबसे तेज आवाज बन जाता है। जिसे मैंने छोड़ दिया था, वो अब मेरे बिना और अच्छा कैसे जी रहा है। जब वो आपके बदले हुए हाव भाव देखेगा, जब वो आपको और शांति और आत्मविश्वास में देखेगा, तो अंदर से हिल जाएगा। पर ध्यान रहे, ये बदलाव दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। आप इंस्टाग्राम पर खुद को सजाने के लिए नहीं बदल रहे, आप अपने भविष्य को संवारने के लिए बदल रहे हैं। स्टोइक जीवन यही सिखाता है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। अगर आप खुद से जवाब मांगना सीख जाएं, तो अगली बार जब कोई आपको नजरअंदाज करे, तो आप उससे जवाब मत मांगिए, बस इतना कीजिए, उसकी आंखों के सामने वो इंसान बनिए जिसे छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाए। हरकत 5, खुद को याद दिलाओ, तुम्हारी खुशी उसके लौटने पर निर्भर नहीं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी पूरी खुशी, पूरी शांति किसी एक इंसान के लौटने पर टिकी हुई है, कि जब तक वो वापस ना आए तब तक आपके दिल को सुकून नहीं, मन को चैन नहीं। यही सबसे बड़ा मानसिक जाल है। स्टोइसिज्म हमें चेतावनी देता है, अगर तुम्हारी खुशी किसी और की मौजूदगी पर टिकी है, तो तुमने अपनी चाबी उसके हाथ में सौंप दी है। और यही तो होता है प्यार में, हम अनजाने में खुद की खुशी किसी और की मर्जी से जोड़ लेते हैं। वो आए तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर ना आए तो क्या मैं टूट जाऊंगा? आपकी आत्मा का जवाब होना चाहिए, नहीं। क्यों? क्योंकि स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, सच्ची आजादी तभी मिलती है जब तुम खुद को पूरा मानो, किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ। हर बार जब आप ये सोचते हैं कि वो लौटेगा तो मैं फिर से मुस्कुरा पाऊंगा, वो समझेगा तो मैं फिर से जी पाऊंगा, तो आप अपने भविष्य को उसके फैसलों के हवाले कर रहे होते हो। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सको, मैं खुश हूं चाहे वो लौटे या नहीं, तो वहीं से शुरू होता है आपका असली हीलिंग। अब सवाल है, कैसे? अपने आप को समय देना शुरू करो। रोज 10 मिनट खुद से बात करो, जर्नलिंग करो, अपने विचारों को बाहर निकालो, किसी नई चीज में खुद को लगाओ। नई भाषा, कोई कला, कोई स्किल जो ये साबित करे कि आप सिर्फ किसी के प्रेमी प्रेमिका नहीं, एक इंडिविजुअल सोल हो। इनकम्प्लीट महसूस करने की जगह
खुद को होल समझना शुरू करो। ये सिर्फ सोच नहीं, एक अभ्यास है। तुम कभी अधूरे नहीं थे, तुम्हें बस ये याद दिलाने वाला चाहिए था। जब वो देखता है कि आप बिना उसके भी जी रहे हो, हंस रहे हो, बढ़ रहे हो, तो यही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बनती है, क्योंकि उसे लगता था आप बिना उसके अधूरे हो। पर अब वो देखता है आप तो खुद में एक ब्रह्मांड हो। प्यार करना गलत नहीं, किसी की कमी महसूस करना भी गलत नहीं, लेकिन अपने अस्तित्व को किसी के लौटने पर टांग देना, ये आत्मसंहार है। इसलिए हर सुबह खुद से कहो, मैं अपने आप में इनफ हूं, मैं अपना जवाब खुद हूं। हरकत 6, अपने मिशन में इतना खो जाओ कि इमोशंस पीछे छूट जाएं। जब दिल टूटता है तो हम या तो बिखर जाते हैं या खुद को फिर से गढ़ते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इस बात से आता है, आप अपने दर्द को कैसे चैनल करते हो। क्या आप उसे आंसुओं में बहा देते हो या उसे मोटिवेशन में बदल देते हो। स्टोइसिज्म कहता है इमोशंस का जवाब इमोशन नहीं होता, इमोशंस का जवाब एक्शन होता है। जिसने आपको इग्नोर किया, क्या आप उसके पीछे रोते रहोगे या खुद को इतना ऊंचा उठाओगे कि उसकी नजर भी आप तक न पहुंचे। इसीलिए छठी हरकत है, अपने मिशन में इतना खो जाओ कि इमोशंस पीछे छूट जाएं। जब आप पर्पस को थाम लेते हो तो छोटे छोटे इमोशंस आपको हिला नहीं सकते। कैसे? एक गहरी वाई खोजो, आप किस चीज के लिए पैदा हुए हो। क्या है वो सपना जिसे आपने उस इंसान के लिए रोक दिया था। 2 रोज एक टारगेट सेट करो, छोटा हो या बड़ा, बस एक लक्ष्य ऐसा जो आपको सुबह खींचे और रात तक थकाए। 3 रोज इमोशंस को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। अगर किसी की याद आए उसे महसूस करो, लिखो, लेकिन डूबो मत। इमोशन में फंसे लोग रोते हैं, पर्पस में डूबे लोग चमकते हैं। जब आप अपने विजन को लेकर गंभीर हो जाते हैं तो आप खुद को बार बार किसी की याद में खोने नहीं देते। आप कहते हो इस वक्त मेरी दौड़ है, किसी और के लौटने की नहीं, अपने भाग्य को पकड़ने की। जिसने आपको नजरअंदाज किया उसे लड़ो मत, उसकी दुनिया में वापस घुसने की कोशिश मत करो, खुद की दुनिया बनाओ, इतनी मजबूत, इतनी प्रेरणादायक कि वो लौटे तो भी उसके पास आपके लायक कुछ ना हो। लोग उन्हें भूल जाते हैं जो रोते रहते हैं, लेकिन जो अपने दर्द से एम्पायर खड़ा करते हैं उनका नाम जमाना याद रखता है। तो आज से अपना मिशन ढूंढो और उसमें इतना डूब जाओ कि इमोशंस पीछे रह जाएं और सिर्फ आपकी ग्रोथ सामने दिखे। बात 7, उसे अपना सब कुछ मत बना लो, खुद को ना भूलो। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अक्सर हम उसकी खुशी, उसकी जरूरतें और उसका समय ही सब कुछ मान लेते हैं। हम अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, अपने सपनों को टाल देते हैं और अपनी पहचान को पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उस इंसान के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर सकें। पर यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब आप खुद को भुला देते हो तब धीरे धीरे सामने वाला भी आपको कम आंकने लगता है। प्यार में खो जाना खूबसूरत है, लेकिन खुद को खो देना खतरनाक। कोई भी रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों व्यक्ति अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपने जीवन को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना एक दूसरे को। कई बार लड़कियां खुद यह नहीं कहती, लेकिन वो चाहती हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ बनो, उनके लिए नहीं, अपने लिए। उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो खुद से प्यार करता हो, अपने सपनों का पीछा करता हो और जिसके पास अपना एक मजबूत व्यक्तित्व हो, क्योंकि एक मजबूत पुरुष ही एक स्त्री को सुरक्षित और स्थिर महसूस करा सकता है। अगर आप हर समय सिर्फ उसके चारों ओर घूमते रहोगे तो वो महसूस करने लगेगी कि आपकी दुनिया बहुत छोटी है, और यही बात धीरे धीरे उसे आपसे दूर कर सकती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने रिश्ते के साथ साथ अपनी लाइफ को भी बैलेंस में रखो। खुद से यह सवाल करो, क्या मैं अपने दोस्तों से अब पहले जैसा जुड़ा हुआ हूँ? क्या मैं अपने गोल्स पर काम कर रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ उसी के लिए जी रहा हूँ या अपने लिए भी? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो समझो कि तुमने खुद को कहीं खो दिया है। प्यार का मतलब यह नहीं होता कि तुम अपनी पहचान मिटा दो, बल्कि सही प्यार तुम्हारी पहचान को और भी उभारता है। इसलिए उसे अपना सब कुछ मत बनाओ। वो तुम्हारी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा हो सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। अपनी जिंदगी का हीरो खुद बनो, क्योंकि जब तुम खुद की कद्र करना सीखते हो तभी दुनिया भी तुम्हारी कद्र करना सीखती है, और वो लड़की भी। तो अब जब आप इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं तो एक क्षण के लिए ठहरिए और सोचिए, क्या आपने खुद को महसूस किया? क्या आपने उस मौन को सुना
जो आपके भीतर सदियों से बोलने को तैयार था। यही तो है असली शक्ति। सच कहूं तो इस पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को जानना, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है खुद को संभालना। लेकिन एक बार अगर आपने अपने मन का स्वामी बनना सीख लिया, तो फिर कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता, कोई भी आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसा कि स्टोइक्स कहते हैं, कोई भी आदमी स्वतंत्र नहीं है जो खुद पर नियंत्रण नहीं रखता है। कोई भी व्यक्ति तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक वह खुद का मालिक नहीं बन जाता। बहुत से लोग सोचते हैं कि आजादी बाहरी होती है, पैसा, समय, रिश्ते, सफलता, पर असली आजादी है अपने विचारों पर नियंत्रण, अपने गुस्से को पी जाना, अपनी इच्छाओं को साध लेना और उस पल भी शांत रहना जब आपकी आत्मा चीख रही हो। इसीलिए तो कहा गया है, साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। मौन कोई खालीपन नहीं है, वो तो एक आईना है जिसमें आत्मा अपना चेहरा देखती है। आज के बाद जब भी कोई आपकी आत्मा को चोट पहुंचाए तो याद रखना, आपके भीतर एक शांत झील है। लहरें चाहे बाहर उठें, पर भीतर शांति का साम्राज्य बसा है, और यही साम्राज्य आपका वास्तविक स्व है। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, न दुनिया को, न रिश्तों को, न समाज को। आप खुद में पूर्ण हैं अगर आप खुद को जान गए। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, बाहर के शोर से हटकर अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि एक दिन यही आवाज आपका मार्गदर्शन करेगी, आपकी सुरक्षा करेगी और आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां आप खुद को भी भूल जाएंगे और सिर्फ शांति रह जाएगी। तो अब अलविदा नहीं, बल्कि एक नया आरंभ। आज के बाद हर दिन अपने भीतर उतरना, हर सुबह मौन से शुरुआत करना और हर रात खुद को धन्यवाद कहना कि आपने खुद के साथ विश्वास बनाए रखा। क्योंकि अंत में केवल एक रिश्ता टिकता है, आपका खुद से। बाकी सब तो आते हैं, सिखाते हैं और चले जाते हैं, पर आपका आत्मबल, आपका मौन और आपकी दृष्टि, यही आपका असली गुरु है। ये हरकतें बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए हैं। अगर आप ये सब इस उम्मीद से कर रहे हैं कि वो लौटेगा, तो फिर आप कमजोर ही रहोगे। लेकिन अगर आप ये सब खुद को बदलने के लिए कर रहे हैं, तो यकीन मानिए, वो लौटे या ना लौटे, आप जीत जाओगे। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी को वापस लाना नहीं होती, बल्कि खुद को इस लायक बनाना होता है कि अगर कोई जाए तो भी आपकी दुनिया थमती नहीं। याद रखो, कभी कभी चुप्पी काम नहीं करती, कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं, कर्म में छिपा होता है। जो आपको छोड़ गया, उसे सिखाओ कि तुम उसके बिना और बेहतर हो गए। ये मत चाहो कि वो लौटे, बल्कि ऐसा बनो कि उसे लौटने की हिम्मत ना हो। अपने भीतर की लौ को जलाए रखो। तुम कौन हो? क्या तुम एक ऐसा इंसान हो जो भीड़ में खो गया है, या वो जो भीड़ में खुद को पहचानता है? ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मा की खामोश पुकार है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी लौ जलती है जिसे दुनिया देख नहीं सकती, लेकिन वो उसे महसूस करता है। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो लेकिन वो तुम्हारी कद्र नहीं करता, जब तुम अपनी भावनाओं को किसी के सामने रखते हो लेकिन वो हंस देता है, जब तुम अपने मन के दर्द को छुपाकर दुनिया के सामने मुस्कुराते हो, तब वो लौ और तेज जलती है। कई बार तुम सोचते हो, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्यों कोई मुझे समझता नहीं? पर सच्चाई ये है, दुनिया हमेशा उसी को बदलने की कोशिश करती है जो सबसे अलग होता है, जो असली होता है, जो सच्चा होता है, जो गहराई से जीता है। क्योंकि ऐसा इंसान इस नकली दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। लेकिन तुम्हारा रास्ता सिर्फ तुम्हारा है। जो तुम हो, जैसा तुम सोचते हो, जैसी तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया तुमसे तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सादगी, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी अच्छाई छीनना चाहती है, लेकिन तुम्हें यह बचाना होगा। क्योंकि अगर ये गया तो कुछ नहीं बचेगा। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई, इस दुनिया की सबसे बड़ी जंग कोई तलवारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि एक इंसान के भीतर लड़ी जाती है। हर दिन जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा मन कहता है आज नहीं, छोड़ दो। तुम्हारी आत्मा कहती है उठो, ये लड़ाई सिर्फ तुम ही लड़ सकते हो। और जब तुम उठते हो, तब कोई और नहीं, बल्कि तुम खुद अपने जीवन के हीरो बनते हो। ये जीवन तेरा है। कोई तेरे लिए ख्वाब नहीं देखेगा, कोई तेरे लिए संघर्ष नहीं करेगा, कोई तेरे लिए खून पसीना नहीं बहाएगा। क्योंकि ये जीवन तेरा है। तेरे आंसू, तेरी लड़ाई, तेरी उम्मीदें, तेरे सपने, सब तेरे हैं।
अगर तू हार गया तो दुनिया कहेगी कमजोर था, लेकिन अगर तू जीत गया तो वही दुनिया तुझे सलाम करेगी। अब एक वादा कर, इस वीडियो को देखने के बाद एक वादा खुद से कर कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, तू कभी खुद को कमजोर नहीं समझेगा, क्योंकि तेरे भीतर जो चेतना है वो अमूल्य है। तू किसी का जवाब नहीं, तू खुद में सवाल है। अगर लोग तुझे नहीं समझते तो रुक मत, बोल मत, रो मत, बस अपने काम पर चल पड़, क्योंकि तू बना ही है कुछ अलग करने के लिए। अंत में जब तू एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा तो ये वीडियो, ये शब्द, ये भावनाएं तेरे अंदर कुछ ऐसा जगा चुकी होंगी जो कभी बुझेगा नहीं। याद रख, तू अकेला नहीं है। हर वो इंसान जो खुद की सच्चाई पर खड़ा है, जिसने भीड़ में खुद की आत्मा को नहीं बेचा, जो आज भी सच्चा, सरल और शांत है, वो तेरा भाई है। वो तेरी तरह ही लड़ रहा है और तुम्हारा रास्ता एक ही है, अंधेरे में भी अपनी रोशनी को जलाए रखना। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो एक काम करना, इसे दोबारा देखना जब तुम टूटे हो। इसे शेयर करना उस दोस्त के साथ जो अंदर से हार चुका है लेकिन दिखाता है कि सब ठीक है। और हाँ, कभी मत भूलना, तुम जैसे लोग ही इस दुनिया की उम्मीद हैं।